आज हम अकाउंट्स पार्ट 1 में बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 बैंक रिकन्सिलेशन। अब पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो आप बैंक के ट्रांजैक्शन समझ कर आए हो। जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो तो उसी वक्त डिपॉजिट हो जाते हैं। कैश डिपॉजिट करना मीन्स उसी वक्त डिपॉजिट हो जाता है। बट जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो उस चेक को हमारे अकाउंट में, उस चेक के पैसों को हमारे अकाउंट में आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन क्यों लगते हैं? क्योंकि चेक सामने वाले के अकाउंट में जाता है, वहाँ से पास होकर आता है। ये प्रोसीजर पता है ना आपको। सपोज करते हैं, पहले ये प्रोसीजर समझ लो। सपोज करो कि आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है, SBI में, और किसी ने आपको चेक दिया है जिसका अकाउंट HDFC में है। सो अब पहले ये A है और ये B है। B ने चेक दिया A को, से एग्जांपल 5000 का। A ये चेक अपनी बैंक में डिपॉजिट करके आएगा SBI में। अब ये इसने डिपॉजिट किया 28th डेट को, 28 नवंबर। अब SBI क्या करेगी, इस चेक को भेजेगी HDFC में कि अगर B के अकाउंट में 5000 पड़े हैं तो वो डिडक्ट करके भेजो। अब HDFC यहाँ से 5000 डिडक्ट करेगी और SBI को कंफर्मेशन देगी कि इसके अकाउंट में 5000 है, हम डिडक्ट करके आपको भेज रहे हैं। तब जाकर A के अकाउंट में 5000 डिपॉजिट होंगे। अब 28 नवंबर को ये पैसा, ये चेक डिपॉजिट हुआ। सो 29 को जाएगा HDFC के पास। फिर 30 नवंबर को ये पैसे आएंगे वापस SBI में। सो 2, 3 दिन, 4 दिन लग जाते हैं। सो जब तक ये क्लियरेंस ना हो हम श्योर नहीं होते हैं कि पैसा आएगा भी या नहीं भी आएगा। कभी चेक बाउंस भी हो जाते हैं। अब बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर में है क्या? बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर में है कि जो हमारा बैंक बैलेंस है वो हमें पता होता है कितना है। वो बैंक बैलेंस बैंक के साथ मैच नहीं करता, वो अलग अलग होता है। अब मैच क्यों नहीं करता, रीज़न समझो। सपोज करो 29 नवंबर को आपका बैलेंस 10,000 रुपीज़ था, तो ये आपके कैश बुक में होगा। आप कैश बुक चैप्टर सीख कर आए हो। कैश बुक में 3 कॉलमनर्स होते हैं, ठीक है, बैंक कैश डिस्काउंट। सो आपका जो कैश बुक में है ना, वो बैलेंस है, बैंक बैलेंस 10,000। अब इधर बैंक क्या बनाती है, तो बैंक हमारा पासबुक बनाती है। बैंक में आपको जितनी भी एंट्रीज चाहिए वो पासबुक में मिल जाएगी। बैंक में भी आपका 10,000 है। अब इसी दिन आपने एक चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया 5000 का। अब आपके कैश बुक में कितना बैलेंस दिखा रहा है? 15,000। अब आएगा मंथ एंड। 29 के बाद मंथ एंड कब होगा? 30 को। अब आप 30 को अपने कैश बुक में देखोगे तो आप सोचोगे हमारे पास तो 15,000 बैलेंस है बैंक में। बैंक में पूछने जाओगे, बैंक वाला बोलेगा 10,000 बैलेंस है। अब हमारा 15 बता रहा है, बैंक का 10 क्यों बता रहा है? क्योंकि ये जो 5000 का डिपॉजिट हमने चेक का किया है वो पैसे अभी तक बैंक में आए ही नहीं है। वो चेक अभी सामने वाले के अकाउंट में गया है, वहाँ से पास होकर जब पैसे आएंगे हमारी बैंक में क्रेडिट होंगे, तब जाकर ये 5000 ऐड होंगे और ये 5000 फिर 15,000 हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 29 नवंबर को डिपॉजिट किया, लेकिन ये जब पैसे आए ना तब 2 दिसंबर हो चुकी थी, क्योंकि हमने तो 29 को डिपॉजिट किया, फिर सामने अकाउंट में जाएंगे, वहाँ से डिडक्ट होंगे, हमारे पास आएंगे। 2 दिसंबर को हमारे अकाउंट में ये पैसे आए। अब 2 दिसंबर पर दोनों 15,000 हो जाएंगे, लेकिन इन बिटवीन मंथ क्लोज हो रहा है,
मंथ की लास्ट डेट है, और सारे के सारे बिजनेसमैन मंथ एंड पर अपना बैंक बैलेंस अपने कैश बुक के साथ टैली करते हैं कि हमने जितने चेक डिपॉजिट किए थे क्या वो सारे चेक्स हमारे अकाउंट में आ गए हैं या नहीं आए हैं। अगर कोई बाकी हो तो वो चेक करना पड़ता है। इवन कई बार ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं बैंक से ही, क्योंकि बैंक में काम करने वाले भी तो एम्प्लॉय हैं बेचारे। समझो पैसा आपने किसी का चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अब आप सोचो कि पैसा तो आ गया, ठीक है, सामने वाले ने भी आपको बता दिया कि उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, लेकिन बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय से मिस्टेक हो गई, उसने आपके अकाउंट की जगह किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे डाल दिए वो। अब अगर आप उसे हर महीने चेक नहीं करोगे तो ये पैसे तो चले गए किसी और के अकाउंट में। और बिजनेस में क्या होता है कि बहुत बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवन कुछ के पास तो रोज़ के 20-20, 30-30 चेक्स आते हैं। अब 30 चेक्स रोज़ के आएंगे, महीने के 700-800 चेक हो जाते हैं, उसमें से 1-2 चेक किसी और के अकाउंट में चले गए तो पता भी नहीं चलेगा। तो टाइम टू टाइम वो लोग अपना कैश बुक और अपना पासबुक टैली करते रहते हैं कि कल हमने 20 चेक्स डिपॉजिट किए थे, सब अलग अलग अमाउंट के होंगे, तो उनका पैसा हमारे बैंक में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, किसका चेक था, फिर उसे कॉल करेंगे, उसे इन्फॉर्म करेंगे कि आपके पैसे नहीं आए हमारे अकाउंट में। अब सोचो कि ये BRS नहीं करेंगे तो क्या होगा। कुछ बिज़नेस तो इतने बड़े होते हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स इतने बड़े होते हैं, से एग्जांपल टॉरेंट पावर पूरे अहमदाबाद को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, कितने सारे उनके कस्टमर्स होंगे, कुछ कैश पे करते हैं, कुछ चेक से पे करते हैं, सो करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होंगे उनके तो। और कैसे पता चलेगा किसी का अमाउंट नहीं आया तो ये BRS करते रहते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि जितने चेक हमने डिपॉजिट किए हैं उतने ही चेक्स हमारे अकाउंट में आ गए हैं या नहीं आए। आया समझ में? अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से सेम डेट 29 नवंबर। अब 29 नवंबर में हमने किसी को चेक पे किया, चेक पेड किया 2000 का, तो हमने अपने बुक में लिख दिया कि हमने 2000 का चेक दे दिया है। सो कैश बुक में जैसे ही आप पेमेंट साइड, अगर चेक्स आते हैं तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते हो और चेक देते हैं तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं। आपने पेमेंट साइड 2000 लिख दिया, सो 10,000 बैलेंस में से 2000 पेमेंट हो गया, तो आपको कैश बुक में क्या दिखाएगा कि आपका बैलेंस कितना है, 8000। अब सामने वाले को चेक दिया भी, लेकिन सामने वाला 8-10 दिन तक चेक डिपॉजिट करना ही भूल गया, या चेक लेकर गया बट बाहर चला गया। अब तब जब तक वो डिपॉजिट नहीं करेगा अपनी बैंक में, वो चेक हमारी बैंक में आएगा डिडक्ट होने के लिए, हमारी बैंक भी डिडक्ट नहीं करेगी। अब इन बिटवीन मंथ एंड हो गया, 30 तारीख को हम बैंक में गए कि हमारा बैलेंस कितना है, बैंक का क्लर्क बोला 10,000 है। हमने अपने बुक्स में देखा कितना होना चाहिए, 2000 बढ़ रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट की, हमने चेक इश्यू किया है, लेकिन सामने वाले ने चेक डिपॉजिट नहीं किया। सो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है दोनों में, एक कैश बुक में भी डिफरेंस आ रहा है और पासबुक में भी डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस के रीजंस क्या हैं? रीज़न है कि एक ने एंट्री की है और दूसरे ने नहीं की है। यहाँ पर हमने चेक इश्यू किया, हमने एंट्री कर दी, बैंक ने एंट्री की है नहीं की, तो अभी तो डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज डिफरेंस क्यों आए? अगर दोनों ने बराबर एंट्री की है तो दोनों के टोटल्स मैच होने चाहिए। यहाँ होगा कि कुछ एंट्रीज हमने कैश बुक में कर दी है लेकिन बैंक ने की ही नहीं है एंट्री, सो ये डिफरेंस आएगा। इवन कई बार ऐसा होता है कि बैंक एंट्री कर लेती है पासबुक में, हमारे पास कैश बुक में एंट्री नहीं होती है। अब वो कैसे हो जाएगा? समझो आपने बैंक को बोला कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे मैसेज की फैसिलिटी हो, एक्स्ट्रा चेकबुक चाहिए, व्हाट्सएवर एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड चाहिए,
बैंक ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की, बट बैंक उसका चार्जेस लेगी आपसे। हर 3 महीने के कुछ चार्जेस होंगे, क्वार्टरली या ईयरली चार्ज। अब समझो बैंक में आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया या कोई भी मैसेज चार्जेस हैं, बैंक ने आपके अकाउंट से 200 डिडक्ट कर दिए, तो बैंक ने डिडक्ट कर दिए, बैलेंस रिड्यूस हो गया, हमें पता ही नहीं था कि बैंक में से चार्जेस डिडक्ट हो गए। ये तो हमें कब पता चलेगा? जब हम अपना पासबुक लेकर बैंक में जाएंगे, उसे बोलेंगे ये प्रिंट करके दो, बैंक उसमें प्रिंट करेगी, तब जाकर हमें पता चलेगा कि लास्ट वीक 200 रुपीज़ चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, मीन्स हमारे अकाउंट में ये बैलेंस कम हो गया है। फिर हम वापस आएंगे, अपने कैश बुक में 200 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे बैंक चार्जेस, तब जाकर हमारा बैलेंस इक्वल होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टोटल टैली नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से एक अलग बैलेंस का अमाउंट है, बैंक के हिसाब से अलग है। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कैश बुक में हो चुकी हैं बट पासबुक में नहीं हुई हैं। वो एंट्रीज कौन सी होगी? जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक पैसे नहीं आए, हमने चेक इश्यू किया लेकिन अभी तक डिडक्ट नहीं हुए। सो ये एंट्रीज कैश बुक में हो गई हैं, पासबुक में नहीं हुई हैं। अब कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी कि जो पासबुक में हो गई हैं, कैश बुक में नहीं हुई हैं। जैसे बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमने लिखा ही नहीं है, हमने एंट्री ही नहीं की। दूसरा, समझो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया था, हमें पता ही नहीं है। हमारे अकाउंट में डिविडेंड आ गया, हमें पता ही नहीं है। डिविडेंड क्या होता है? किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, उस कंपनी ने प्रॉफिट किया, हमें भेजा, लेकिन वो कब आएगा किसी को पता नहीं होता है। अकाउंट में आ गए लेकिन हमें बाद में पता चला। एक और डिफरेंस, हमारे किसी कस्टमर को पेमेंट देनी थी हमें, तो उसने हमारी अकाउंट डिटेल्स ले ली और हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। उसने हमें कॉल किया था लेकिन हमने रिसीव नहीं किया या बिज़ी आ रहा होगा, फिर दूसरी बार वो भी इन्फॉर्म करना भूल गया और हम भी बात करना भूल गए। पैसे तो अकाउंट में आ गए ना। अब पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, वो किसी अदर सिटी में था, वहाँ से उसने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन हमने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की है। सो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो एक जगह रिकॉर्ड हुए होंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड हुए होंगे तो पासबुक में नहीं हुए होंगे, या पासबुक में हुए होंगे तो कैश बुक में नहीं हुए होंगे। जब दोनों में सारे अकाउंट, सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, तब दोनों एक जैसा बैलेंस दिखाएंगे, नहीं तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस हमेशा अलग दिखाएगा। सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमें रीजंस फाइंड आउट करने हैं। वो आपको रीजंस दिए हुए होंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने रिकॉर्ड किया, किसने नहीं किया, आपको उसको टैली करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए ये कुछ रूल्स हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं उन्हें प्रिंट आउट मिला हुआ है, और जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है उन्हें हम PDF सेंड कर देंगे। सो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब रूल्स याद होंगे तो आप ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का सम कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको रूल्स याद नहीं करने तो आप इसका कंसेप्ट समझ लो। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर रूल्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जर्नल एंट्री में 3 रूल हैं, तीनों का कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर कंसेप्ट समझ लिया तो रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो ये सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर।
अब पहला कंसेप्ट कि जो एंट्री हम करेंगे ना, बैंक उसका ऑपोजिट करेगी। जो एंट्री हम करेंगे बैंक उसका ऑपोजिट करेगी। अब सपोज करते हैं कि हमारे बिजनेस का नेम है राम क्लॉथ स्टोर्स और ये है बैंक। अब राम क्लॉथ स्टोर्स के आप अकाउंटेंट हो। आज राम क्लॉथ स्टोर का ऑनर आपको बता रहा है कि 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश को क्रेडिट किया। कैश को क्रेडिट क्यों किया? रूल्स कौन सा अप्लाई हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश का सिर्फ पूछ रहा हूँ, कैश का कौन सा रूल अप्लाई किया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि पैसा जा रहा है। अब सपोज करो कि आप बैंक में बैठे हो और बैंक के क्लर्क हो, तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? बैंक के क्लर्क हो और राम क्लॉथ स्टोर का मालिक 5000 रुपीज़ लेकर आया है। अब राम क्लॉथ स्टोर का मालिक लेकर आया है, आप बैंक में क्लर्क हो, कैश अकाउंट डेबिट टू राम क्लॉथ स्टोर्स अकाउंट, ठीक है, 5000। अब अगर आप राम क्लॉथ स्टोर्स के अकाउंटेंट हो तो कैश को क्रेडिट करोगे क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन आप बैंक के क्लर्क हो तो आप कैश को डेबिट करोगे क्योंकि डेबिट वर्ड कॉम्स इन। दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। एक पे कर रहा है, उसकी कैश जा रही है, दूसरा रिसीव कर रहा है, उसके पास कैश आ रही है। सो ये रूल अप्लाई कर रहा है क्रेडिट वर्ड गोज आउट और ये डेबिट वर्ड का। सो जो हम कर रहे हैं, हम मीन्स राम क्लॉथ स्टोर्स, बैंक उसका ऑपोजिट कर रहा है। हमने कैश को क्रेडिट किया, बैंक ने कैश को डेबिट किया। हमने कैश को क्रेडिट किया क्योंकि कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और बैंक कैश को डेबिट कर रहा है क्योंकि रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। सो सेम एक रूल है कि जो हम करेंगे बैंक उसका ऑपोजिट करेगी, या फिर ये कह सकते हो कि जो बैंक करेगी हम उसका ऑपोजिट करेंगे। मैं यहाँ बोलूँ कि जो राम क्लॉथ स्टोर कर रहा है बैंक उसका ऑपोजिट कर रही है, या ये बोलूँ कि जो बैंक कर रही है राम क्लॉथ स्टोर उसका ऑपोजिट कर रहा है, बात तो सेम है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस समझो, सपोज करो हमारा 90,000 रुपीज़ का बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट्स होते हैं, ठीक है, और एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस होते हैं। अब अगर हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो हम बैंक के लिए अकाउंट होल्डर हो जाएंगे, और हमारा पैसा बैंक में जमा पड़ा है। तो अब अगर बैंक के लिए, बैंक का हमारा बैलेंस है, बैंक में हमारा बैलेंस है, तो बैंक के लिए ये लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, और लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। बैंक में हमारा पैसा जमा पड़ा है, ये हमारे एसेट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हम कभी भी जाकर मांग सकते हैं, हमें लेना है, सो वो एसेट्स हो गए हमारे लिए, और बैंक को देना है, और हम जैसे कितने अकाउंट होल्डर होंगे, बहुत सारे, तो ये बैंक की लाइबिलिटी है। तो जब भी आप कैश बुक में देखोगे ना, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, और पासबुक में देखोगे ना तो पासबुक में बैंक बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। बैंक का पासबुक देखना आप, उसमें लिखा होगा क्रेडिट। अब बैंक पासबुक में आपके बैलेंस, आपका 90,000 बैलेंस है, आपके बैलेंस के बाजू में क्रेडिट वर्ड क्यों लिख कर देती है? क्योंकि वो बैंक की लाइबिलिटी है, आपको पैसा वापस करना, और वापस करना लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। सो इसलिए वो आपको क्रेडिट लिख कर देते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है जमा, और डेबिट का मतलब होता है उधार।
सो क्रेडिट का मतलब जमा होता है, तो लोग समझते हैं हमारा पैसा उधर जमा है इसलिए क्रेडिट लिखा है। वो क्रेडिट जमा वाला क्रेडिट नहीं है, वो है कि बैंक से आप मांगोगे आपको तब मिल जाएंगे, बैंक की लाइबिलिटी है इसलिए उन्होंने वहाँ क्रेडिट वर्ड लिखा है। अब समझ में आया क्रेडिट क्यों लिखा होता है? घर जाकर देखना, आपका जो भी पासबुक होगा उस पासबुक के पास में बैंक का क्रेडिट लिखा हुआ होगा। ठीक है, सो ये समझ में आया कि हमारे लिए बैंक बैलेंस दैट मीन्स डेबिट और बैंक के लिए बैंक बैलेंस मीन्स क्रेडिट। सो नाउ, और ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ? एक दूसरे का अपोजिट करेंगे। हाँ, बैंक बैलेंस, ये जो बैंक बैलेंस वाला है ये सेकंड कॉन्सेप्ट। हाँ ये कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जो हम करेंगे बैंक अपोजिट करेगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए बैंक बैलेंस डेबिट होता है, बैंक के लिए बैंक बैलेंस क्रेडिट होता है। क्योंकि जब भी हम सम स्टार्ट करेंगे ना तो हमें ये बैंक बैलेंस लिखना पड़ेगा। So now, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक अगर आपका बैंक बैलेंस है तो वो आपके क्या है? असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। सो इसका डेबिट बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में बैंक बैलेंस होगा ना तो वो क्रेडिट लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये है बैंक बैलेंस। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपने बैंक से ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, उसी को ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। वो आपको लौटाने पड़ेंगे तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट हो जाएगा। और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपको पैसे देने हैं तो बैंक को लेने हैं, बैंक के लिए वो एसेट्स हो जाएंगे। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट होंगे। ये रूल्स हैं कुछ। ठीक है, ये रूल्स हैं। फिर से बता रहा हूँ, बैंक बैलेंस, हमारा जो बैलेंस है हमारे लिए एसेट्स हैं। सो हमारे कैश बुक में बैंक बैलेंस जो होगा वो क्या होगा? डेबिट बैलेंस। और सेम अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। और बैंक के लिए अगर बैंक हमें हमारा बैलेंस पड़ा है तो बैंक को वो लौटाना है। सो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस होगा एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस होगा। नाउ ये नोट डाउन करो। या तो यूँ कह सकते हो कि हम कैश बुक में बैलेंस को डेबिट लिखते हैं और बैंक क्या लिखती है? क्रेडिट लिखती है। ये रूल्स आप नोटबुक में लिख लो, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर जो मैंने आपको रूल्स दिए हैं उसी में ही पीछे के पेज पर लिख दो। ये हर एक सम में काम में आएंगे। इन चारों के सिवाय सम स्टार्ट नहीं होगा, सम पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये चार तो आने वाले ही हैं हर एक सम में।
सो आप चैप्टर नंबर 11 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड रूल्स लिख लो यहाँ पर, ये रूल्स हैं। सो आज आपने सीखा कि जो हम कर रहे हैं बैंक उसका अपोजिट कर रही है। दूसरा आपने सीखा कि बैंक रिकन्सिलेशन बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शंस एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस आ रहा है। सो उन दोनों डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किए और दूसरा ये भी एक्सप्लेन किया कि जो हम कर रहे हैं बैंक उसका अपोजिट कर रही है। सो एक बार ये चारों रूल्स याद कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम करवाऊंगा जिसमें इन चारों रूल्स की ज़रूरत होगी और जो मैंने डिफरेंस लिखवाए हैं वो कंसेप्ट्स की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, एक तो जो हम करेंगे, हाँ बताओ, एक था जो हम करेंगे बैंक उसका अपोजिट करने वाली है। हाँ ये ठीक है, और दूसरा जो बैंक बैलेंस एसेट्स हमारे लिए एसेट्स हैं वही उनके लिए लाइबिलिटीज हैं, और देन हमने ये रूल समझे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करेंगे। आपको इतना पहले लर्न कर लेना है, ये चारों रूल्स याद होने चाहिए। हर एक सम में इन चारों की ज़रूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में सम करेंगे।